अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद बाखिर। नाज़रीन, आज के मुबाहिसा में भी हम मुल्क की आवाम की 98% जो आबादी है इसकी बात करेंगे, जो पिछले 7 दिनों से माली मुश्किलात से दो चार हैं। माली मुश्किलात ये नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है, बल्कि मसला ये है कि इनके पास जो कुछ पैसा है इसके वो ऐसे मालिक नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। यानी इन्हें अपनी 500 और 1000 की नोटों को तब्दील करना है। बैंकों से, डाकखानों से, मुल्क भर में गोया अवाम सड़कों पर हैं। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या ख़वातीन, क्या मर्द, सभी बैंकों और ATMs पर ऐसी कतारों में ठहरे हुए हैं। शायद वो ज़िंदगी में कभी ऐसी लंबी लाइनों में ठहरने का ख्याल भी न किए हों। किसी की बेटी की शादी रुकी हुई है, कोई मरीज़ दवाखाने में दवाइयों के लिए तरस रहा है, किसी मासूम की जान महज इसलिए चली गई कि इनके घर वालों के पास रकम तो थी, लेकिन इनकी बड़ी नोटों को लेने से अस्पताल इंतज़ामिया ने इनकार कर दिया था। मुलाजिम हों या मजदूर पेशा अफराद, छोटे कारोबारी हों या कुछ बड़ी तिजारत करने वाले, गरीब हों कि दरमियानी दर्जे के ख़ानदान, सभी पिछले 7 दिनों से इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अवाम को न सिर्फ बड़ी नोटों की तब्दीली का मसला दरपेश है, बल्कि इससे जुड़े कई एक बैंकिंग के मसाइल इनके लिए एक क़यामत बनकर टूट पड़े हैं। इस दौरान हुकूमत और बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि अवाम ये सब कुछ 50 दिनों तक बर्दाश्त कर लें, इसलिए कि इन्हें एक बड़ी राहत मिलेगी, मुल्क से करप्शन का खात्मा होगा। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने भी अपनी सियासत शुरू कर दी है और इस दौरान अगर हम देखते हैं तो अवाम को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना है। बहुत से मसाइल हैं, बहुत से सवालात हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजिया निगार सैयद सजादुल हसनैन साहब और सीनियर सहाफ़ी MA लईक साहब। मैं दोनों मेहमानों का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, स्टूडियो में मौजूद मेहमानों के अलावा दीगर मेहमान भी हैदराबाद और दिल्ली से हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। इससे कबल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, चंद एक तफसीलात पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1000 और 500 रुपए की नोटबंदी पर हुक्म इल्तिवा लगाने से इनकार कर दिया। नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मफाद आमा की दरख्वास्त दाखिल की गई थी। इस दरख्वास्त की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस TS ठाकुर और जस्टिस DY चंद्राचूड़ की बेंच ने हुकूमत से अवाम को पेश आ रही मुश्किलात से निपटने के लिए किए जा रहे इक़दामात से मुताल्लिक़ हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। अदालत ने इस मुकदमे की अगली समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अर्जी गुजार का कहना था कि नोटों की मनसूखी से मुल्क के शहरियों और कारोबार समेत दीगर हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। दो वकला ने सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंचों के रूबरू मोदी हुकूमत के फैसले के खिलाफ मफाद आमा के तहत ये अर्जी दाखिल करते हुए बिला ताखीर समाअत की अपील की थी। और कांग्रेस का कहना है कि मोदी हुकूमत को नोटबंदी से अवाम को हो रही परेशानी का जरा बराबर एहसास नहीं है। सीनियर कांग्रेसी लीडर कपिल सिब्बल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की बातों का यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शुरू में मरकज ने कहा था कि नोटबंदी से होने वाली अफरा तफरी 2 से 3 रोज में खत्म हो जाएगी, लेकिन बाद में कहा इसके लिए इन्हें मजीद 50 दिन लगेंगे। सिब्बल ने दिल्ली में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इन्हें पुराने नोटों की तब्दीली करवाने वालों को सियाही का निशान लगाने पर एतराज है। उन्होंने कहा कि इस तरह से एक आदमी अपनी मेहनत की रकम 20 साल के अख्ताम तक नए नोटों में तब्दील नहीं कर सकता। बड़े नोटों की मनसूखी के मोदी हुकूमत के फैसले के खिलाफ दिल्ली असेंबली का आज हंगामी इजलास तलब किया गया था। इजलास में वज़ीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने करारदाद पेश करते हुए हुकूमत के फैसले पर रोक लगाने के सिलसिले में सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुदाखलत की अपील की। करारदाद में यह भी कहा गया कि हुकूमत के इस फैसले से एक मखसूस पार्टी के अफराद को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है और इसके जरिए दलालों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मुल्क भर में नोटों के तबादले के लिए बैंकों और ATM सेंटर्स के रूबरू अवाम का हुजूम आज 7वें दिन भी देखा गया। कल गुज़िश्ता रोज बैंकों को तातील थी, इसलिए आज हुजूम ज्यादा देखा गया। आज एक दिन में 4500 रुपए तक पुराने नोट तब्दील कराए जा सकते थे। साथ ही 24,000 रुपए की रकम को बैंक से निकाला भी जा सकता था। आज तमाम सरकारी और निजी बैंक हस्बे मामूल खिदमात अंजाम देते रहे। आज बैंक से 4000 रुपए के बजाय 4500 रुपए के पुराने नोटों का तबादला भी हो सका। अब तक बैंकों से एक दिन में सिर्फ 10,000 रुपए और एक हफ्ते में सिर्फ 20,000 रुपए निकालने की गुंजाइश थी, जिसे बढ़ाकर 24,000 रुपए कर दी गई है। आज से बैंक पुराने नोट के एवज या नकद रकम की वापसी पर छोटे नोट यानी 10, 20 और 50 रुपए के नोट भी जारी किए, ताकि मार्केट में चेंज की कमी को दूर किया जा सके। बैंकों के रूबरू
बुजुर्ग शहरियों और ख़वातीन के लिए अलहदा कतारें भी देखी गईं। और मुल्क भर में नए नोटों के हुसूल के लिए मचा कोहराम अभी थमा भी नहीं। इस दरमियान अवाम तक नए नोटों की तरसील के लिए हुकूमत ने नया ऐलान किया है। इख्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी शक्ति कांत दास का कहना है कि अब नोटों की तब्दीली के लिए उंगली पर सियाही का निशान लगाया जाएगा। ये वैसा ही निशान होगा जैसा वोट देते वक्त आपकी उंगलियों पर लगाया जाता है। शक्तिकांत का कहना है कि खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुल्क में रकम और नमक की कोई कमी नहीं है। इनका कहना था कि आज से बैंक और ATM 500 रुपये के नोट भी जारी करेंगे। और पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का कल से आगाज हो रहा है। मुल्क भर में नोटों की मनसूखी के बाद कोहराम मचा है और अपोजिशन जमातें इसी मसले पर मोदी हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रही हैं। ताकि बताया जाता है कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी इस मसले पर हुकूमत को घेरने में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। उधर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की रिहाइशगाह 10 जनपद पर इजलास तलब किया गया। इस इजलास में पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत को घेरने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल रहा। गुज़िश्ता रोज़ पीर को भी मीटिंग मुनक्किद हुई थी। इस मीटिंग में SP, BSP, DMK, AIADMK, आम आदमी पार्टी और दीगर ने शिरकत की। इस बीच मोदी हुकूमत ने आज हस्ब रिवायत कुल जमाती इजलास तलब किया। कुल जमाती इजलास में नोटों की मनसूखी के फैसले, मकबूजा कश्मीर में फौजी कार्रवाई, कश्मीर के मौजूदा हालात और GST बिल से मुताल्लिक़ मसाइल पर बहस रही। पार्लिमानी इजलास से कबल ऐवान में अपोजिशन जमातें मोदी हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। JDU लीडर शरद यादव का कहना है कि मोदी हुकूमत की जानिब से काले धन की रोकथाम के लिए उठाए गए इक़दामात से अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और इसी दौरान BJP लीडर वेंकैया नायडू ने अपोजिशन पार्टियों के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने पार्टी के किसी भी लीडर को नोटबंदी की पेशगी इतला नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि बाज़ अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ गैर ज़रूरी और बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। Clearly drawn in the country, some opposition parties are getting rattled and they are making absurd allegations against the government and the ruling party. PM and the NDA government firmly believes that country is made of mostly honest people, but due to dishonest minority, this country and the common man are suffering. Cancellation of tender value of 500 and 1000 notes is a measure taken by the government to check the misuse of these high value notes by the sponsors of terror and also the black money holders. That is the purpose behind this move. And to say that the government have informed some people advance is an absurd allegation. No advance information or no leak. नाज़रीन, जिस तरह मुल्क भर में नोटों की मनसूखी का मामला जो बना रहा 7 दिनों से, हम देख रहे हैं कि इसमें हर ख़ास व आम, क्या मुलाजिम पेशा, क्या ताजिर, क्या कारोबारी, सभी परेशान हाल हैं। यकीनन एक बहरान बना हुआ है। इस हवाले से आज हम फिर एक बार बात कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल सयाद साहब से होगा। सयाद साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि यकीनन 7 रोज़ हो चुके हैं। जिस तरह से पहले समझा जा रहा था कि हालात दुरुस्त हो जाएंगे और जो बदनज़मी हुई है हुकूमत से, जो जिस तरह से मतलब एक नज़्म कायम करना चाहिए था लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए, यकीनन करप्शन के खिलाफ हुकूमत कह रही है कि इसका एक बड़ा कदम है, लेकिन जो एहतियाती इक़दामात या फिर लोगों की सहूलत के लिए जो काम किए जाने थे वो नहीं किए गए। इसके बाद ये कहा गया कि 2-3 रोज़ में हालात सही हो जाएंगे और लोगों को अपनी रकम आसानी से मिलेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि 7 रोज़ हो गए और अब कहा जा रहा है कि 50 दिन मज़ीद इंतज़ार करना होगा। तो क्या सूरत हाल है? देखिए बाखर साहब, सबसे अहम बात तो यह है कि जमहूरियत क्या है। जमहूरियत क्या है? जमहूरियत हुकूमत है आवाम की, जो आवाम की जानिब से बनाई जाती है और यह हुकूमत होती है आवाम के लिए और इस हुकूमत का इंतखाब भी आवाम करते हैं।
आवाम की जानिब से बनाई जाने वाली हुकूमत आवाम के लिए, और इसका इंतखाब आवाम करते हैं। और इस हुकूमत का मकसद ही यही होता है कि वो आवाम के लिए सहूलियात फराहम करे, आवाम के लिए जो है बेहतरी के सामान फराहम करे, और सबसे ज़्यादा आवाम को राहत मिले। लेकिन जो हुकूमत आवाम को राहत देने से जो है माजूर हो जाती है, या फिर इस तरह के इक़दाम करती है कि जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाए, जिससे बेचैनी पैदा हो जाए, जिससे एक फ़िक्रमंदी और तशवीश का माहौल पैदा हो जाए, जिससे लोग खुदकुशी करने लगें, जिससे लोगों की अमवात होने लगें, जिससे अस्पतालों में अफरा तफरी हो जाए, जिससे रेलवे स्टेशनों में अफरा तफरी हो जाइए, जिससे बाज़ारों में अफरा तफरी हो जाए, जिससे कारोबार ज़िंदगी मंदा हो जाए, जिससे जो तिजारत है वो तिजारत जो है एकदम सल्ब होकर रह जाए, मफलूज होकर रह जाए ज़िंदगी, उस फैसले का क्या मतलब हुआ? उस फैसले का मतलब ये हुआ कि आपने हर धर्म दिखाई, अवाम की हुकूमत नहीं चलाई आपने, बल्कि अपनी मर्ज़ी की हुकूमत अवाम पे थोपने की कोशिश की, आपने आमिराना रवैया अख्तियार किया। तो आज यही हो रहा है। 9 तारीख को फ़ैसला किया गया, आज 15 तारीख आ गई। आप देखिए क्या हालात सुधरे हैं, क्या हालात संभले हैं, क्या आवाम की बेचैनी ख़त्म हुई है, क्या आवाम को जिस तरीके से सहूलतें पहुँचाई जानी चाहिए थी वो पहुँचाई जा सकी हैं, क्या इंतज़ामात अब तक बेहतर हुए हैं। ठीक है, एक दिन अफरा तफरी होती है, दूसरे दिन अफरा तफरी होती है, लेकिन मुसलसल अगर एक हफ्ते तक अफरा तफरी का माहौल रहे, और इस एक हफ्ते के बाद भी हुकूमत ये ऐलान करती है कि अब हम लोगों की उंगलियों पे इंक का निशान लगाएंगे, बल्कि हुकूमत को तो ऐलान ये करना चाहिए था कि अब हम नए काउंटर कायम करेंगे, अब हम स्पेशल बूथ्स कायम करेंगे, ताकि ये जो अफरा तफरी है, जो कतारें हैं, ये जो लोग लाइन में खड़े हैं, ये लोग जो है अपनी कारोबारी ज़िंदगी छोड़ के, अपने दफ्तर छोड़ के, अपने काम काज छोड़ के, अपने ऑफिस छोड़ के, अपने स्कूल छोड़ के, अपने कॉलेजेस छोड़ के, ये लोग, ये नौजवान, ये ख़वातीन, ये मर्द, ये बूढ़े, ज़ईफ़, ये जो लाइनों में लगे हैं, उनको राहत दी जाए। क्या ऐसा काम हुआ है? नई दिल्ली में देखिए आप, वही लाइन है, मुंबई में देखिए वही हाल है, हैदराबाद में देखिए वही हाल है, हिंदुस्तान के हर शहर में, हिंदुस्तान के हर ज़िले में और हिंदुस्तान के हर गांव में यही अफरा तफरी का माहौल है, और आदमी बेचैन है, आम जिंदगी ठप है, तिजारत मफलूज है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे? ऐसे में हम यही कहेंगे कि ये एक जो है नाकाम कदम है, जिसको वापस लेने के बजाय हुकूमत अब हर धर्मी और ज़िद पे उतर आई है। साहब, आप क्या कहेंगे? क्या लोगों की राय बटी हुई है, या फिर लोगों में कुछ ऐसे हैं जो मतलब हुकूमत की इस कदम को लेकर वो अपनी खुशी और मसरत का इजहार कर रहे हैं, और कुछ वो हैं जो अपनी मुश्किलात का इजहार कर रहे हैं? मतलब लोगों में क्या राय मुनक़सम है, या किस तरह से आप देख रहे हैं? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पहले तो यहाँ पे ऐसा है, ये तकरीबन पिछले एक हफ्ते से आवाम की जो हुजूम है बैंकों के सामने, वो जूं का तूं है। आए दिन जो है ना, बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारें हैं। एक आदमी को अपने पैसे बदलने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे का वक्त लग रहा है। ऐसे में वो अपना दूसरा कारोबार ख़त्म हो जा रहा है, उसके रोजी रोटी का मसला बना हुआ है। 4 से 4,500 हज़ार रुपये के लिए वो सुबह से शाम तक खड़ा हुआ है। ऐसे लोग हैं जो रात में आके बैंकों के सामने खड़े हैं, सुबह जो है ना उन्हें 12 बजे के बाद उन्हें वो बैंक से राहत मिल रही है। तो वो भी राहत ऐसे मिल रही है उन्हें, वो भी एक मुश्किल में डाल रही है। अंदर जाके जब नोट की तब्दील हो रही है तो वो 2000 के नोट उसके हाथ में थमा दिया जा रहा है, जबकि एक मजदूर है जिसकी कमाई हफ्ते भर के लिए सिर्फ 2,000, 2,000, 3,000 रुपए की कमाई है। तो ऐसे में उसका हफ्ते का पूरा खर्च उसी में चलना है। तो ऐसे लोग हैं जो अगर वो 2,000 की नोट कहीं दुकान में ले गया तो वहाँ पे उसको चिल्लर नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे कई मसाइल दरपेश हैं, लेकिन उसके लिए हुकूमत कोई नया रास्ता नहीं दी है। और दूसरा, उसके अलावा भी अब हुकूमत ये बता रही कि भाई अब उंगली का निशान, तो कई ऐसे लोग हैं जिसके पास 2-2.5 लाख रुपए हैं, तो वो कब तक अपने उंगली के निशान लगा के बदलेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये भी नहीं कहा गया कि भाई ये उंगली का निशान कितने दिन चलेगा।
क्या क्या इन हुकूमत का ये कहना है कि कुछ यानी कड़वे घूंट पिए आप और जो कुछ मतलब हालात अभी मुश्किल है वो उठाएं चंद दिनों के लिए, आने वाले दिनों में बेहतर हालात होंगे और फिर करप्शन के खिलाफ ये एक हुकूमत का पहला कदम है, ये कहा जा रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैं मोदी साहब, वजीर आजम मोदी साहब से एक बात कहूँगा, आप जो है सो जापान में दुनिया का दौरा करते हुए घूंट ऐसे कड़वे तो नहीं पी रहे, आप तो मजे में जो है ना जाम नोश कर रहे हैं, या आवाम लाइन में खड़े रह के जो है ना मर रही है। आप इस तरह की बातें करके आवाम को और मुश्किल करने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम को और नुकसान पर और परेशान कर रहे हैं। चलिए इसी हवाले से हैदराबाद चलते हैं सीधे, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शजीउल्लाह फिरासत साहब फोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फिरासत साहब, आप हमारे साथ हैं? फिरासत साहब आप मेरे साथ हैं? गालिबन राबता शायद नहीं हो पाया। जी सर साहब, आप क्या कहेंगे? मोदी सरकार और ख़ुद वज़ीर आज़म का ये बार बार कहना है कि कुछ आप सब्र कीजिए, ये करप्शन के ख़िलाफ़ एक अहम क़दम है और इससे जुड़े और आने वाले क़दम भी हैं जो एक के बाद एक उठाए जाएंगे और इससे जो करप्शन का जो पिछली कई दहाइयों से मुल्क शिकार रहा है, इससे अवाम को नजात मिलेगी। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि करप्शन होता कहाँ है। करप्शन होता कहाँ है? करप्शन तो सरकारी अफसरों में होता है, अफसरशाही में बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। तो आपने नोट बंद करके करप्शन को ख़त्म करने की जो बात की है, पहली बात तो यही है कि ये बात समझ से कासिर है। हम आम आदमी ये बात समझने से कासिर है कि नोट बंद करके आप कौन सा करप्शन बंद करने जा रहे हो। करप्शन बंद करने के लिए आपको पहले दफ्तरी सतह पे आपको इक़दाम करने होंगे। कौन सा ऐसा दफ्तर है जहां बगैर करप्शन के काम होता है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर दफ्तर में करप्शन आम है। तो उस करप्शन को रोकने के लिए आपने क्या इक़दाम किए? अपने सरकारी अफसरों, सरकारी ओहदेदारों की क्या आपने ट्रेनिंग की? क्या उनके लिए विजिलेंस स्क्वाड आपने कायम किया? क्या उन पे निगरानी रखने की आपने कोशिश की? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टे आपने नोट बंद कर दिए और आप ये दावा कर रहे हैं कि हमने काले धन पे जो है नकब मारी है। ये समझने वाली बात नहीं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी हैदराबाद से शजीउल्लाह फिरासत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिरासत साहब, आज हम बात कर रहे हैं जो कुछ बहरान बना हुआ है, यकीनन आप भी इससे जूझ रहे हैं, मैं भी जूझ रहा हूँ, जो मुल्क की 98% जो आवाम है वो दरअसल जूझ रही है। आज सड़कों पर लोग हैं, बैंकों और ATMs में कतारें लगी हुई हैं, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या ख़वातीन, क्या मर्द, ये सूरत हाल बनी हुई है। फिरासत साहब, आप क्या कहेंगे? हुकूमत का दावा कुछ और है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ इक़दाम है, इसका ये पहला कदम है, इसके बाद वो करप्शन के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएगी जिसके ज़रिए ये जो कई दहाइयों से मुल्क करप्शन की जद में है और इसकी लपेट में है और मुल्क इससे निकल नहीं पा रहा है, तो इसके खिलाफ ये एक पहला कदम है। लेकिन अवाम का जो रद्द-ए-अमल मिल रहा है वो कुछ और ही है और वो हकीकत भी है कि वो बहुत मुश्किलात से गुजर रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, ये पिछले 2.5 साल में हुकूमत का एक ऐसा फैसला है जिसके नतीजे में यानी माइनॉरिटीज की बैशिंग नहीं हो रही है, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, इस्लाम की बात नहीं हो रही। वरना हालिया समय हमने देखा है हमेशा से कि जब भी हम टीवी खोलते हैं या सोशल मीडिया पर जाते हैं कि यही बातें होती हैं कि मुसलमान को कोई गाली दे रहा है, इस्लाम को कोई गाली दे रहा है, पाकिस्तान को कोई गाली। हुकूमत की जो तरजीहात थी वो एक जो तहजीबी यलगार थी, योगा, भारत माता की जय और बीफ वगैरह, इस तरह के मसाइल थे। लेकिन ये असल पहला फैसला है जिसके मिले जुले असरात निकलेंगे। मुझे बीजेपी या मोदी के तर्ज सियासत को यानी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये जो फैसला है यानी बल्कि ये जो फैसला है ये मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी पहल है, लेकिन ये बहुत ही बुरी तरह से अमल किया गया एक अच्छा फैसला है। हो सकता है कि इसके यानी इसकी जो नीयत है इसके पीछे वो अच्छी हो और अगर मुनासिब तौर पर इस फैसले पर अमल होता तो इसके अच्छे नतीजे भी निकल सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हुकूमत के जो कैलकुलेशंस थे वो गलत हुए थे और यानी मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब उम्मीद कर रहे थे कि यानी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो हवा खड़ा की गई और पिछले 2.5 साल में उन्होंने जो यानी
कट्टर लोगों में और खासतौर पर नौजवानों में जो इमेज बनाई थी और एक हीरो बनकर उभर रहे थे वो यानी दाएं बाजू के और मुतवस्सित तबके के लोगों के, मैं समझता हूँ कि उसी असर में उन्होंने ये सोचा था होगा कि इसे भी यह सनद पसंदीदगी हासिल होगी, लेकिन ये अनपॉपुलर फैसला साबित हुआ। और मैं समझता हूँ कि यानी देखिए कि इस फैसले की नीयत अच्छी है और इसके नतीजे में देखिए कि काले धन जिनके पास है वो लोग यकीनन कुछ ना कुछ परेशान हुए हैं और मुतबादिल तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे अपनी दौलत बचाई जाए, और कारोबार भी मुतासिर हुआ है। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि जो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है इसकी वजह से लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, फैसले की वजह से नहीं, मैं समझता हूँ, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन होता तो जो है कुछ सूरत हाल बेहतर होती। और मैं समझता हूँ कि इस फैसले के नतीजे में यानी जो भी यानी देखिए कि यानी पॉपुलर सेंटिमेंट इसके खिलाफ है और इसके नतीजे में उत्तर प्रदेश और बीजेपी में यानी उत्तर प्रदेश और पंजाब और दूसरी रियासतों में बीजेपी को यानी इसका खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल यानी मैं एक जो फाशिस्ट ताकतों के मुखालिफ की हैसियत से इस फैसले के मुख्तलिफ पहलुओं से मैं मुतमईन हूँ, लेकिन ये है कि अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता, मुनासिब अमलावरी होती तो लोगों की तकलीफें कुछ कम हो सकती थी। साहब यहाँ पर जो एतराज हो रहा है, यहाँ पर अपोजिशन की जानिब से या सियासी कायदीन की जानिब से जो बात की जा रही है वो ये है कि ये भी एक सियासी फायदा उठाने के लिए हुकूमत का एक इक़दाम था ताकि दीगर जो नाकामियां हुई है उसको छुपाया जा सके, और इस मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इससे करप्शन पर कोई काबू नहीं पाया जाएगा, और जो बैंकिंग के निज़ाम को जो फ़रोग़ देने की हुकूमत बात कर रही है इस पर भी एतराज़ किया जा रहा है। अब इन तमाम तनाजुर में अगर हम देखें तो जो अवामी मुश्किलात हैं, इन मुश्किलात को लेकर यकीनन अवाम में भी एक बरहमी का अंसर है, लेकिन इन तमाम तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई जो हुकूमत कह रही है कि ये सब शहरियों को हिसाब किताब में लाएगी और बैंकिंग के जरिए जोड़ेगी और बैंकिंग को फ़रोग़ देगी, तो क्या ये समझा जा सकता है कि वाकई 50 दिन वाकई मुसीबत के होंगे, इसके बाद ये हुकूमत का कोई ऐसा कदम साबित होगा जिसके ज़रिए तमाम शहरियों को टैक्स के हवाले से या हिसाब किताब के हवाले से वाकई एक लाइन मिलेगी, या फिर करप्शन के खिलाफ कोई एक वाकई एक घेराव होगा? क्या समझते हैं आप? देखिए ये कोई महदूद, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि 50 दिन में सब ठीक हो जाएगा, और ये जरूरी नहीं है कि हर जो अनपॉपुलर फैसले होते हैं, जो अवाम में गैर मकबूल होते हैं, वो हमेशा खराब हो। अगर होमवर्क अच्छी तरह से किया जाता तो इन मुश्किलात को टाला जा सकता था। और यानी जहां तक ये है, यानी बात ये एक लंबी लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि यानी एक आध फैसले से कुछ होगा, एक पहल हुई है और आगे बहुत कुछ करना होगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यानी जो मुआशरे हैं, मैं समझता हूं कि वो इतने बालिग नहीं है कि इस तरह के बोल्ड फैसलों को हजम कर सकें। यानी पिछले 70 साल में हमने ऐसे समझदार और मौजूद और बालिग मुआशरे नहीं बनाए हैं, जो बहुत अफसोस की बात है। देखिए कौमों की तारीख में बाज औकात सख्त फैसले लेने पड़ते हैं और अवाम को उन फैसलों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है जिनके मुस्तकबिल में अच्छे असरात यानी निकल सकते हैं। और देखिए मैं समझता हूं कि अगर वाकईतन इस सिलसिले में पहल हुई और आगे यानी इस हवाले से और कदम अच्छे उठाए जाएं तो यकीनन जो है कालाधन निकलेगा और करप्शन खत्म होगा, और जो मुख्तलिफ समाज के तबकात हैं उनके दरमियान फर्क कम होगा, और अमीर और गरीब के दरमियान जो बहुत बड़ा फासला है वो यानी उस फैसले को पाटने में मदद मिलेगी। देखिए हमारे पास जो है यानी अगर वाकईतन ये स्कीम कामयाब रही होती है, जो फिलहाल नाकाम होती नजर आ रही है, जिसकी वजह फैसला नहीं है बल्कि बैड इम्प्लीमेंटेशन है। अगर सही अमल होता तो जो पैसा जमा होता उसका अच्छे कॉज के लिए जो इस्तेमाल हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सकता है और सही तौर पर कौम की तामीर न होती है। और करप्शन वाकईतन एक हमारे मुल्क का मसला है। हमने करप्शन को हमारी सोसाइटीज में जायज बना लिया है, इस बात से कोई इनकार नहीं है, हमने काबिल कबूल बना लिया है। और इसके नतीजे में देखिए 70 साल में आज हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है, हमने जो है कोई तरक्की नहीं की है। हमारे मुल्क में कई ऐसे मकामात हैं जहां पर बुनियादी सहूलियात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि करप्शन वाकईतन एक मसला है और इसे आज नहीं तो कल इसे हेड ऑन लेना चाहिए, लेने
देने की जरूरत है। मैं इसे एक मामूली पहल के तौर पर देखता हूं, अगरचे कुछ गलत हो गया इसके इम्प्लीमेंटेशन। जी फरासत साहब, आखिरी सवाल करूंगा आपसे। अब जो कुछ हुकूमत ने फैसला लेना था या जो कदम उठाना था वो तो उसने उठा लिया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये अवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल यकीनन हुकूमत को मिल रहा है, और दूसरी जानिब अब अपोजिशन की जानिब से भी अब तैयारी हो रही है हुकूमत को घेरने के लिए। तो अब ये जो सिचुएशन बनी हुई है, इसको चंद दिनों में आप किस तरफ देख रहे हैं, किस डगर पर देख रहे हैं, क्या हो सकता है? देखिए यानी ये फैसला तो यानी काबिल अब इरिवर्सिबल हो गया है, ये वापस होने वाला फैसला नहीं है। तो अब देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग थी और उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया और स्टे जारी नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस शुरू हो चुका है और अब मैं उम्मीद करता हूं एक अच्छे शहरी की हैसियत से कि इस की इम्प्लीमेंटेशन में जो खामियां हैं उसे दूर किया जाएगा और इसे मुनासिब तौर पर अमल किया जाएगा और यानी अवाम की तकलीफों को कम किया जाएगा और अवाम भी जो भी उसे तकलीफें होती हैं एक लार्ज मकसद के लिए, एक बड़े मकसद के लिए इसे यानी बर्दाश्त करेंगे ताकि बड़े मकासद हासिल हो सकें, इसके कालाधन वापस आए और करप्शन खत्म हो और जो पैसा जमा होगा इसके जो है यानी सही तरजीहात पर यानी खर्च किया जाएगा। और जहां तक बात है सियासी जमातों की, हमने देखा है कि यानी इस मामले में सियासी जमातों ने बिलुमूम इब्तिदा में जो खामोशी अख्तियार की थी और बहुत रिलेक्टेंट थे, लेकिन जिनकी निस्बतन क्लीन इमेज है। देखिए हमारी सियासत में सभी इस हमाम में सब नंगे हैं, यानी हर सियासी जमात का यही हाल है, लेकिन निस्बतन अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की इमेज कुछ बेहतर है और उन्होंने पहल की है। लेकिन अब जबकि ये फैसला नाकाबिल वापसी है तो मैं समझता हूं कि उन्हें इस हवाले से काम करना चाहिए कि इसकी जो खामियां इम्प्लीमेंटेशन में उसे बेहतर बनाया जाए। और जो मैं जो एतराज करने वाले हैं खासतौर पर मोदी के जो भक्त हैं उन लोगों से मैं कुछ कहना चाहूंगा, वो ये कि देखिए क्या आपकी कौम परस्ती सिर्फ मुसलमानों को गाली देने में, मुसलमानों के खिलाफ फैसले में, क्या आपकी कौम परस्ती सिर्फ जो है यानी पाकिस्तान को गाली देने में? जब आपकी जेब पर बन आई है और आपकी जेब पर वार किया है तो कहां गई आपकी यानी कौम परस्ती? आप जो है कोई कौम के लिए एक कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल मैं उम्मीद करूंगा कि तमाम फरीक जो है, अवाम हो, सियासी जमातें हो, हुकूमत हो, सब लोग जो है एक बड़े कॉज के लिए यानी इस फैसले के बाद जो बुरे असरात पड़े हैं उसको ना देखें, बल्कि उसको मुनासिब यानी अमलावरी के लिए कोशिश करें ताकि इसके जो असल अहदाफ हैं वो हासिल हो सकें। और इसका जो सबसे बड़ा हदफ मैं समझता हूं वो यह है कि समाज के दरमियान मुख्तलिफ तबकात के दरमियान दूरी को कम किया जा सके और जो यानी माशरे को पाक किया जा सके और जो सही तरजीहात हैं हमारे माशरे में यानी उन तरजीहात के मुताबिक हम काम कर सकें ताकि एक बेहतर कौम तामीर हो और हमारी आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया फरासत साहब, आपने वक्त दिया। सर साहब, इसी हवाले से मैं जानना चाहूँगा, यकीनन जब जैसा कि फरासत साहब ने कहा है कि वो जो मोदी के भक्त हैं, जो वज़ीर आज़म के मद्दाह हैं मैं कहूँगा, लेकिन उनकी आज जेबों पर जब बन आई है तो यकीनन वो दीगर लोगों के साथ वो उनके मुखालिफ हो गए हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि अपोजिशन जमातें, क्या वाक़तन अपोजिशन जमातों को या कायदीन को अवाम की जो तकालीफ हैं इसने मोदी का मुखालिफ किया हुआ है, या फिर अब जो हुकूमत को घेरने के लिए कार्रवाई की जा रही है, या फिर अगर हम देखें तो उस तरह से मुखालिफत जैसे होनी चाहिए थी वो आज भी नहीं है? क्या यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि करप्शन के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए खुद बाज़ कायदीन या जमातें खौफजदा हैं? देखिए, एक अहम बात तो यह है कि अपोजिशन अपना रोल बहुत सख्ती से नहीं निभा रही है। एक अहम बात है, गो के यहाँ सबकी मतलब है कि हुकूमत ने जो इकदाम किया है उससे सबकी जेबों पे नकब लगी है। हुकूमत ने जिस तरीके से 70% जो सर्कुलेट हो रहा था मार्केट में पैसा, उसको रोक लिया है, उसको जो है मफलूज कर दिया है, उसको मनसूख कर दिया है, उसको जो है कागज़ का टुकड़ा बना दिया है। अब देखिए वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, कदरें बढ़ रही हैं, रुपए की कदर जो है गिर रही है। रुपए 500 रुपये की कोई अहमियत नहीं रही है आज के दौर में, 1000 रुपये की कोई अहमियत नहीं रही। और दूसरा अहम तरीन मसला ये है कि अपोजिशन क्या कर रहा है इसको छोड़िए आप जी। अब यहाँ सबसे अहम मसला ये है कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत अच्छे दिनों के नारे के साथ इक़्तिदार में आई, लोगों ने यकीन किया और उनको इक़्तिदार सौंपा, लेकिन क्या हुक्मरान अच्छे हैं?
जी। ये सवाल अभी भी जो है हुक्मरानों की नीयत पे आज भी सवालिया निशान लगा हुआ है। सबसे अहम तरीन बात यह है कि अगर आपको वाकई आवाम की हमदर्दी होती, आवाम की फ़िक्र होती, तो आपने रोज़गार के मौके पैदा किए होते। अगर आपको आवाम की फ़िक्र होती तो महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए होते। अगर आपको आवाम की फ़िक्र की होती तो आपने अस्पतालों को बेहतर बनाने की जानिब तवज्जो दी होती। अगर आपको आवाम की फ़िक्र होती तो पानी की किल्लत आपने देखी कि किस शदीद किल्लत से गुजरा है हिंदुस्तान पानी की। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल यही है ना, ये इन सब के लिए फिर सरकारी ख़जाने में पैसा देखिए बढ़ना चाहिए। अब आपके पास अगर टैक्स चोरी हो जाएगा, पैसा आएगा ही नहीं और आमदनी से ज़्यादा खर्च होगा। देखिए मसला क्या है, मैं एक अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि इसके लिए सरकारी ख़जाने में पैसा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसा किसके लिए नहीं है। मैंने कहा रुपए की कदर गिर रही है, मैंने कहा 500 रुपये के नोट की अहमियत नहीं रही है, मैंने कहा 1000 रुपये की नोट की अहमियत नहीं रही है जी। अब देखिए सबसे अहम तरीन बात, सोचने वाली बात यह है कि इस फैसले के 5 दिन बाद इसराइल के सदर हिंदुस्तान में हैं जी, और इसराइल से जो माहदात हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो माहदात हैं वो दिफा का और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम का माहदा है। 2 माहदे हैं। अब दिफा के माहदे की तरफ आप जाएंगे तो आपको हथियार ख़रीदने हैं, असरी हथियार ख़रीदने हैं, ट्रेनिंग के लिए वहाँ से आदमी लाने हैं। तो हथियारों का मामला जब आएगा तो आपके पास देखिए दुनिया का अजीब व गरीब एक माहौल बना हुआ है कि 1 रुपए की चीज़ 1 लाख रुपए में बेचता है जो हथियारों का दलाल है या फिर जो हथियारों का बनाने वाला है। 1 रुपए की चीज़ 1 लाख रुपए में आपको बेचता है। तो अब हुकूमत को उन हथियारों को ख़रीदने के लिए पैसा चाहिए था और उसी पैसे के लिए उन्होंने नकब लगाया है ये इस नाम से, अच्छे दिनों के नाम से, करप्शन के खात्मे के नाम से। फ़िलहाल उन्हें पैसा चाहिए था इन माहदों को अमली शक्ल देने के लिए, जो फ्रांस के साथ किए गए हैं, जो इसराइल के साथ किए गए हैं, जो अमेरिका के साथ किए गए हैं, जो डीलिंगें हुई हैं, बड़ी बड़ी डीलिंगें इन 2.5 सालों में, उसके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? उस पैसे पे एतराज़ भी होगा जी, तो उस पैसे के लिए ये नकब लगाई गई है, ये साफ दिख रहा है। यकीनन साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर आम अफराद, अगर आम लोगों की बात की जाए तो यकीनन हुकूमतें अपने इक़दामात उठाते हैं, अपनी अपनी जो इनको करना होता है मनसूबाबंदियाँ आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। लेकिन अगर हम दीगर ममालिक की आवाम और हमारे हिंदुस्तान की आवाम के हवाले से अगर देखें तो एक फ़र्क ये दिखता है कि हम कायदीन के पीछे होते हैं। आज आवाम को सख्त तरीन मुश्किलात है, लेकिन अपने तौर पर ये मतलब सिर्फ औट रहे हैं, कोस रहे हैं हुकूमत को और अपनी मुश्किलात का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास चारा रह भी क्या जाता है? आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए सबसे पहले तो हुकूमत मोदी साहब ने कहा कि भाई हम लोग ये एक ऐसा बड़ा कदम अवाम करे तो क्या करे, सवाल यहाँ पर ये अवाम क्या करे। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पहले तो उन्होंने कहा कि करप्शन, नसीम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनकी तरफ जी, करप्शन के लिए हमने ये कदम उठाया, लेकिन यहाँ पे करप्शन ख़त्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो और करप्शन बढ़ रहा है। बैंकिंग सेक्टर में बैंक मैनेजर जो है ना अपने तौर पे पैसा अलग से निकाल दे रहा है, जबकि आवाम लंबी कतार में है, बैंक को पैसा आ रहा है, लेकिन बैंक का वो जो पैसा है वो आधा पैसा जो है ना जो ब्लैक मनी वालों को जो डीलिंग में चले जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे भी कारोबार हो रहा है, ऐसे भी कई इंकशाफ सामने आए हैं। ये बात है, ये वक्तिया, लेकिन हिसाब तो देना पड़ेगा ना। हिसाब आपको हिसाब किस तरह से देना है? आपको जो है ना आपका आईडी लिया जा रहा है, आईडी के जरिए आप कितने भी काबी बना लो वो हिसाब मिल जाएगा। यानी ये चीजें भी ये चल रही हैं। और ये दूसरी बात, अवाम की मुश्किल, अवाम यहाँ पे ऐसे है जैसे कि अब अवाम करे भी तो क्या करे जी। या अगर कोई आवाज़ करता है, कोई एहतजाज करता है तो उसे जो है ना दबोच लिया जा रहा है, उसके ऊपर गैर ज़रूरी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के उसको जो है ना जेल में ढकेल दिया जा रहा है ऐसे। और कुछ मोदी के मद्दा जो है ना उसको नशाराम बना रहे हैं, उसे जो है ना ज़दोकोब कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में अवाम जो है ना सिर्फ मजबूर और खौफजदा है। बिल्कुल। वाहिद नसीम साहब आप हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब यकीनन हम तसलसल जारी रखे हुए हैं, ये पिछले 7 दिन में कई प्रोग्राम हमने भी कर लिए। आप क्या कहेंगे, हालात कुछ इस तरह से बन रहे हैं, मुख्तलिफ राय ज़रूर आ रही है। भाई साहब एक जानिब मुल्क की आवाम का एक बड़ी तादाद है जो झुंझलाई हुई है, परेशान है, यकीनन परेशानी की बात है। दूसरी जानिब कुछ माहिरीन की जो राय होती है उसमें इख्तलाफ भी पाया जा रहा है। कुछ का ये भी कहना है सियासत से हट के कि भाई वाकई आवाम को मुश्किलात है, जिस तरह से मोदी सरकार को इस कदम के साथ
कुछ ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए थे लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए, उनकी मुश्किलात ना होने के लिए, वो नहीं उठाए गए। आज इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन जो आगे का जो मामला है, काले धन के खिलाफ जो एक स्टेप उठाया जा रहा है, कहाँ यूँ जा रहा है कि ये पहला स्टेप इसको समझा जाए। इसके बाद बहुत सारे हुकूमत मनसूबाबंदी रखती है ताकि काला धन, रिश्वत, करप्शन के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तौर पर मुल्क यानी गामजन हो जाए, आगे बढ़े। तो आप इस दोनों मामले को किस तरह से देख रहे हैं? आपकी तजवीज़ क्या है, आप की राय क्या है? देखिए, ये लगता है कि ये दो नहीं बल्कि तीन अलग अलग पहलू हैं जो इस वक्त चल रहे हैं जी। और तीनों अलग अलग पहलुओं में मीडिया, माहिरीन, दानिश्वर सब उलझ कर रह गए हैं। ये न तो उन तमाम पहलुओं पर बात हो रही है जिन तमाम पहलुओं पर बात होनी चाहिए। ये अलग बात है कि देश में चूंकि हामी हालात है, आज देश तमाम सड़कों पर है, आज बैंकों की और एटीएम की कतारों में हिंदुस्तान खड़ा है। ये एक अलग तरह की मुश्किलें पैदा हो गई हैं अस्पतालों में, किसानों में, किसी इस तरह की तमाम मुश्किलें जो पैदा हो रही हैं, उनके हल के लिए जरूरी है कि जब लोकल मीडिया, हम लोकल तरीके से इस पर बात करते हैं तो ये मामला बहुत अहम बन जाते हैं। कहीं जो घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं उनका जिक्र भी बहुत जरूरी है, जो कि अभी भी चल रहा है। मगर इसका एक और पहलू है। अगर हम ये बात कहें कि हम इसमें से करप्शन खत्म करना चाहते हैं तो मुझे मैं इस बात पर शक जाहिर करता हूं। अगर हुकूमत ये कहे, ये वाज़ेह कर दे कि क्या यहाँ पर जो छोटे लोगों के पास पैसा दबा हुआ था या औरतों ने भी जिसका जखीरा किया था, या ब्याह और शादियों के लिए जो लोग यहाँ हिंदुस्तान के तमाम पुराने कल्चर में 10, 5, 20 लाख रुपया जो जमा करके रखते थे, उन तमाम को भी आप उस पर टैक्स लेने के बाद ही उसको आप शादी करने दोगे या फिर अपने बच्चों का इंतजाम करने दोगे। तो ये अलग बात है कि आप इस तरह का कोई इकदाम करना चाहते हैं तो उसका आपको अनाउंसमेंट करना चाहिए। एक अलग इसका तीसरा पहलू ये है कि अगर आप जो है कहते हैं साहब, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक, फिर आप कंटिन्यू करें। इस हवाले से मैं जानना चाहूंगा, यकीनन 2.5 लाख तक जो टैक्स से इस्तिस्ना है, तो ये बात तो अपने मकाम पर है। जो जिसके पास भी 2 लाख और 2.5 लाख के अंदर तक जो है वो जमा कर सकते हैं, उनको टैक्स की कोई जरूरत नहीं है। अब रहा सवाल जो आगे की बड़ी रकूमात है, इनके हवाले से अगर टैक्स की बात हो रही है तो फिर यहाँ पर यह बात होनी चाहिए कि इसमें इस्लाहात की बात की जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो हुकूमत ने कदम उठाया है उस पर क्यों एतराज किया जा रहा है? उस हवाले से मैं तीसरे पहलू पर उसी पे बात करूंगा। मैं आपको मुकम्मल जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज की जो क्राइसिस है उस पर आप बात कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हुकूमत कुछ कह रही है तो उस पर भी बात कीजिए, उसकी तकनीकी जो पहलू है उस पर भी बात कीजिए। जी जी जी, पहले आप शॉर्ट टर्म की बात समझ लें, उसके बाद में लॉन्ग टर्म पे मुकम्मल अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट टर्म में यह है कि हिंदुस्तान के कल्चर में जो कि डिस्कशन में लाना बहुत जरूरी है, मीडिया जो है वो देश की आवाम को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, यह खुद बहुत बड़ा नासमझ है। देखिए, हिंदुस्तान के कल्चर में इस वक्त जो हम तमाम टैक्सेशन, आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया पर जाकर देखेंगे तो पहले नंबर पर वो एग्रीमेंट की साइन जो किया है हमारे सदर जमहूरिया जो 16 अक्टूबर को इजराइल गए थे, उसमें एक ट्रीटी साइन की गई थी। डबल टैक्सेशन जो है वो उसका मैनेजमेंट था और करेंसी का जो मैनेजमेंट था उस ट्रीटी पर हमने इजराइल के साथ साइन किए थे। अगर हम उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये कहें कि ये तमाम मैनेजमेंट में आपको याद होगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं और इजराइल की जो ट्रीटियां हैं वो पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो जेएनयू के मामले में और जो इस वक्त ये टैक्सेशन का मामला है और करेंसी का मैनेजमेंट का मामला है, इस मामले में हमने उनके साथ एक संधि की है। तो अगर ये कहें कि ये नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला है या तो ये इस देश को धोखा देने वाली बात होगी। ये फैसला एक मैनेजमेंट कमेटी का है और ये जिस तरह से मैनेज किया जा रहा है इसको यूरोप बनाया जा रहा है। मैं इससे पहले मेरा ऐतराज हिंदुस्तान की आवाम की तरफ से वाज़े तौर पर ये है कि क्या अगर यूरोप अमेरिका अगर बनता है हिंदुस्तान तो इसमें मुश्किल क्या है? अगर मैं बता रहा हूँ मुश्किल जी मैं मुश्किल बताने की कोशिश करता हूँ। करप्शन से तो बेहतर होगा ना, कम से कम लोग हिसाब में आएंगे, चाहे छोटा हो बड़ा हो। मैं बिल्कुल वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
देखिए, जिस तरह से यूरोप के अंदर मिनिमम एक आमदनी की गारंटी दी जाती है, अमेरिका के अंदर वहां की हर आवाम को जो अमेरिका में पैदा हुआ या वहां की नागरिकता प्राप्त कर चुका है, उसको एक मिनिमम गारंटी दी जाती है कि जीवन जीने के लिए आपको अगर रोजगार सरकार नहीं दिला पाती है तो इतना पैसा आपको जरूर दिया जाएगा, जिससे आप मिनिमम अपना घर चला सकते हैं, आपके मकान की किस्त दे सकते हैं। भाई साहब, कब होगा? जब सरकार के खजाने में पैसे होंगे तब हुकूमत ये मौक़िफ़ पे रहेगी कि वो ये ऑफर करेगी, लेकिन अभी सरकार को पैसा जमा करना है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये धोखा देने की बात है कि आप पहले लोगों से छीन लोगे, आप उसके बाद अभी तो आप टैक्स लेने का प्लान कर रहे हो, अभी देने का तो कोई नाम ही नहीं है। आप एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ से देने का प्लान साफ करते तो समझ में आता। देखिए, मैं ये कहता हूं कि आपने 2.5 लाख यानी आप लगभग 70% 80% हिस्से से टैक्स लेने का प्लान बना चुके हैं। क्या उनको सहूलियत देने का प्लान आपने बनाया है? क्योंकि वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। यहाँ पर एक कल्चर है जो भारत का अपना जो डेवलप हुआ है, वो चला आ रहा है, वो कल्चर को जो है समझना बहुत जरूरी था। आप किसी विदेशी की नजर से देश की नीति को नहीं देख सकते। वो नजरिया ये है कि अगर यहाँ पर 20 लोग रोजगार पर खड़े होते हैं तो उसमें से 5 लोग बेरोजगार हो जाते हैं और वो पूरी तरह से अपने जीवन शैली के लिए स्ट्रगल करते हैं। उन तमाम चीजों को आप किसी अमेरिकन कल्चर या यूरोपियन कल्चर की तरह आप या इजरायली कल्चर की तरह अगर हिंदुस्तान पर मुसल्लत कर देते हैं। वाहिद साहब, मैं यहाँ पर ये आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जो 2 या 5% जो सरमायादार हैं, जो दौलत रखते हैं, सारी मुल्क की दौलत उनके पास है, क्या आप ये नहीं समझते कि वो जो है दरअसल ये जो बड़ी तादाद है अवाम की, इनका पैसा कहीं ना कहीं टैक्स चोरी के जरिए इनका पैसा वो हड़प लेते हैं। अब जब सबका हिसाब होगा, सब बैंकिंग निज़ाम से मरबूत होंगे, तो यकीनन ये जो अवाम का पैसा वो खा रहे हैं, वो भी जो है मुहतसब वो भी हिसाब के दायरे में आ जाएंगे और इस एतबार से अवाम का फायदा होगा। तो ये कहे ना, मैं कहता हूं कि हुकूमत ये कहे कि वो तमाम आवाम से, गरीब आवाम से, मिडिल क्लास से हिसाब लेना चाहती है। झूठ क्यों बोल रही है सरकार? धोखा क्यों दे रही है सरकार आवाम को? देखिए, बड़े लोगों के पास, जिनके पास एक लिक्विड मनी भी हो या एसेट्स के रूप में भी हो, तो वो तमाम एसेट्स को आज भी आपको याद करना होगा। मैं अकेला वाहिद नसीम इस बात को नहीं कह रहा हूं। आज एक्स गवर्नर ने भी ये बयान दिया है कि जो सरकार का फैसला है वो जल्दबाजी में आया है और गलत तरीके से लागू किया गया है। उसकी वजह यही बताई है उन्होंने भी, और जो मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं। मैंने ये कहा था पहले भी और आज भी कह रहा हूं कि जो बड़ी मछलियां हैं वो अपने पैसे को निवेश कर सकती हैं, इन्वेस्ट कर सकती हैं, वो शेयर मार्केट में कर सकती हैं, दूसरी अर्जिया में कर सकती हैं। उस तमाम ब्लैक पैसे को आज भी वो पूरी तरह से वाइट कर सकती है। यानी आपका करेंसी एक्सचेंज मात्र हो जाएगा उस जिसको आज वाइट कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल उसको फिर वो वापस ब्लैक कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम सीए जो बैठे हैं जिनको मोटी रकम दी जाती है, इसलिए नहीं रहेगा। देखिए, आज जो बेनामी जायदादें हैं उस हवाले से भी नेक्स्ट स्टेप हुकूमत रखती है, बनती है। उसके बाद फिर अगर शेयर मार्केट की बात करें आप या फिर कोई और बिजनेस की बात करें तो सब में इनको फिर हिसाब देना होगा, क्योंकि बैंकिंग निजाम जो है एक मुनज़्ज़म हो जाएगा। ये जो स्टेप है इसकी मनसूबाबंदी वही है ना। मैं हिसाब देना पड़ेगा ना, करता हूँ मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मैंने ये देखिए, जिस तरह आज टैक्स बचा के इसको पैसे को जो है वो बड़ी तादाद पर उसको ब्लैक कर लिया गया है, उसी तरह से ये ब्लैक का खेल कैसे खेला जाता है। अभी तो हिंदुस्तान की आवाम ये भी नहीं समझती है कि जब पब्लिक लिमिटेड इशू लाए जाते हैं तो उसमें किस तरह जनता को लूट लिया जाता है। इसी तरह पब्लिक लिमिटेड जो मुनाफा है वो बाकायदा जनता को बटा हुआ दिखाकर और उस जनता के पैसे को ही अगली तिमाही में नुकसान में दिखाकर उस पैसे को निकाल लिया जाता है। मैं वाज़ेह तौर पर किसी सीए के साथ भी बैठ के इस बात को डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि जो बड़ी तमाम मछलियां हैं वो सीए के जरिए ही वो तमाम मार्केट में अपने पैसे को जब चाहे ब्लैक कर सकती है, जब चाहे वाइट कर सकती है। मात्र वन टाइम वो टैक्स जो है ये हुकूमत इस इक़दाम से ले सकती है और वन टाइम टैक्स लेने के लिए, सिर्फ वन टाइम टैक्स लेने के लिए तमाम हिंदुस्तानों को वो रोड पर खड़ा कर दे और बच्चे अस्पतालों में मर जाएं, लोगों के पति अस्पतालों में मर जाएं, लोगों की परेशानियां इतनी बढ़ जाए कि मूवमेंट ना कर सके। और आने वाले दिनों में आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि आज बाजार में लगभग 40% कारोबार घट चुका है। अगर आप अपनी जीडीपी का पर डे निकालेंगे तो ये इतनी बड़ी रकम है जो शेयर मार्केट डूबने से भी कहीं ज्यादा है। क्या इस नुकसान की जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? क्या उन्होंने
उन्होंने नीतिगत फैसले में जो हिंदुस्तान को डुबा दिया है आज की तारीख में, और आने वाले 50 दिन तक जो इसी हवाले से मैं सजाद साहब से पूछूंगा। सजाद साहब, यकीनन अगर आगे का इल्जाम आपका हो सकता है मुस्बित हो, आपकी नीयत जो है बिल्कुल करप्शन के खात्मे की हो, वो आने वाले दिनों की बात है, लेकिन अब जो कदम आपने उठा लिया है न सिर्फ अवाम परेशान है बल्कि इसकी वजह से जो एक माशी इक्तिसादी एक बहरान पैदा हुआ है और जो एक मतलब मार्केट सारी गिर गई है, शेयर बाजार गिर चुका है, तो इसके नुकसानात हुकूमत कैसे बर्दाश्त करेगी और फिर इसके असरात क्या होंगे? यही तो सवाल तो यही है। वाहिद नसीम साहब भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इसी तरफ आ रहे हैं कि हुकूमत ने एक फैसला तो ले लिया और इस फैसले से बदनीयती की साफ वो आ रही है। हुकूमत ने फैसला लिया नेक नियति के साथ नहीं, बदनीयती के साथ लिया है ये फैसला, ये वाजे है। ये कहा जा सकता है बदनज़मी के साथ लिया है। बदनज़मी तो हो रही है, तो बदनीयती का ही नतीजा है कि बदनज़मी हो रही है। और फिर आप ये बताइए कि इन 70 सालों में आप क्या टैक्स नहीं दे रहे हैं? आप साबुन खरीदते हैं, आप अनाज खरीदते हैं, आप पेस्ट खरीदते हैं, आप कपड़ा खरीदते हैं, वैट दे रहे हैं, आप टोल टैक्स सड़क पे चलते हैं तो टोल टैक्स भी आप दे रहे हैं, और आप क्या नहीं दे रहे हैं टैक्स की मद में? आप ये बताइए। यानी आवाम तो दे रही है, आवाम दे रही है, वो जो और लाइन में कौन खड़ा है? 95% लोग दे रहे हैं। आप लाइन में कौन खड़ा है? लाइन लेकिन में इसका फायदा 5% को जा रहा है और उनके पास जमा हो रहा है और उसका हिसाब वो नहीं दे रहे। मसला यही है कि वो 5% अब नहीं दे रहे हैं, 95% का टैक्स जो है 5% बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ा मसला ये है कि ये 5%। मैं कुछ कह सकता हूँ इस बारे में? बिल्कुल वाहिद नसीम साहब। जनाब, मैं ये बताना चाहता हूँ देश के आवाम को और ये और नाज़रीन को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि भारत में अभी तक जो टैक्सेशन पॉलिसी अपनाई जाती थी वो टैक्सेशन पॉलिसी जो है वो हिडन होती थी। यानी आप पेट्रोल के जरिए, शराब के जरिए, सिगरेट के जरिए जो हैवी टैक्सेस जो है आप यूज करते थे, उससे जो है वो गरीब आवाम जो गाँव में रहता है, जो बिल्कुल इन सब चीजों का इस्तेमाल तक नहीं करता, उसको वो टैक्स नहीं देना पड़ता था, क्योंकि वो रेल में, वो ट्रेन में, वो बसों में, वो कारों में सफर नहीं करता था। और हिडन टैक्स के तौर पर जो पेट्रोल पर जो भारत की इकोनॉमी की रीढ़ है, उस रीढ़ के ऊपर जो टैक्स को घटाकर बढ़ाकर जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता था, यानी गरीब को इससे में मार नहीं पड़ती थी। जीएसटी लागू करने के बाद आप हर गरीब और अमीर से जो टैक्स लेने का प्लान कर रहे हैं, ये लोकतंत्र देखिए भाई साहब, जीएसटी का मामला फिर अलग हो जाएगा, संस्कृति की हत्या है। जी भाई साहब आप क्या कहेंगे? जीएसटी का मामला मैं समझता हूं कि फिर अलग होता है। मसला तो यही है, देखिए मसला तो यही है कि आप हर तरीके से बोझ डाल रहे हो आवाम पे। 5% जो सरमायाकार हैं वो तो अपना पैसा बचा लेंगे, अगर वो पैसा अपना बचा भी नहीं पाए। देखिए एक सरमायाकार, देखिए एक मोटी बात है कि सरमायाकार के पास 10 करोड़ रुपया है, अब वो ब्लैक काले बाजार में जाके 10 करोड़ के 8 करोड़ रुपए ले लेगा। अब वो 8 करोड़ रुपए तो उसने बचा लिए, अब 2 करोड़ रुपए जो उसका नुकसान हुआ उसका भी पावजाई वो आने वाले दिनों में करेगा। तो ये एक मानों में हर तरीके से नुकसान का सौदा है और इसमें पिसेगा आम आदमी। आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ बाहर भाई एक और बात है जी, यहाँ पे जो इस फैसले से मार्केट में बहुत बड़ा असर पड़ा है। आने वाले दिनों में अगर यही सूरत हाल रहेंगी तो आवाम को खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे इदारे हैं जहाँ पे आवाम जो ज़रूरी अशिया जो आने वाली है वो रुक गई है। तकरीबन मार्केट में अनाज नहीं बेचा जा रहा है और तकरीबन गोदाम ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं, रुके हुए हैं, सामान नहीं, बिल्कुल नहीं, सामान है लेकिन वो गोदाम से दुकान तक, मार्केट तक, मार्केट से दुकान तक वो नहीं जा रहा है। इसकी असल वजह क्या है बोले तो वहाँ पे पैसा। अब जो आदमी के पास जो पैसा है वो 500 की पुराने नोट है, दुकानदार के पास पैसा है जो पुराने नोट है। और तो ये जो दुकानदार और आदमी, आम आदमी, दोनों जब पैसा जमा करके जब गोदाम के पास जाएगा, जो मेन डीलर के पास जाएगा, तो वो डीलर से अनाज निकलेगा। लेकिन यहाँ पे पुराने नोट की वजह से अनाज भी गोदाम में पड़ा हुआ है और दुकान खाली हो रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में अनाज का बहुत बड़ा बहरान होने वाला है। इससे जो है ना महंगाई बढ़ेगी और इससे आवाम को और परेशानी का सामना होगा। भाई साहब आप क्या कहेंगे? अपोजिशन ने तैयारी कर ली है, ऐसा मालूम हो रहा है कि अब पार्लियामेंट में भी कल घेराव किया जाएगा, क्या असर होगा?
देखिए, जो पार्लियामेंट में घिराव की एक पॉलिसी है, निश्चित रूप से मैं यहाँ सवाल उठाना चाहूंगा कि जो विपक्ष की नीयत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि विपक्ष में बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और बिल्कुल माहिरीन मौजूद हैं, और वो जानते हैं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की आवाम इस जो त्रासदी है, जो मुश्किल है, उसको कैसे झेलने वाले हैं। हिंदुस्तान के तमाम बाजार में जो मंदी का माहौल होगा वो एक लंबे समय तक चलने वाला है। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ करेंसी एक्सचेंज नहीं की जा रही है, ये करेंसी मैनेजमेंट किया जा रहा है। मैंने अपोजिशन का तो बेहतरीन मौका है ना, क्या वो खौफजदा हैं, इसके खिलाफ आवाज जिस तरह से उठानी चाहिए? नहीं, खौफजदा नहीं है। मैं ये कहूंगा कि वो आवाम सड़कों पर है, तो फिर उनकी जिस तरह से नुमाइंदगी होनी चाहिए। हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां हिंदुस्तान की आवाम से मोहब्बत नहीं करती हैं, वो सिर्फ इनको मोहरा बनते हुए देख रहे हैं। ठीक है भाई, सियासी तौर पर ही सही, आप आगे बढ़िए, हुकूमत को घेरिए जिस तरह से घेरना चाहिए, क्योंकि आवाम आज उनके साथ है। नहीं, मगर वो आवाम को इंतजार कर रहे हैं विस्फोटक हालात होने का। यानी विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से ये इंतजार कर रही है वोट की राजनीति में कि जब स्थितियां बिल्कुल विस्फोटक हो जाएं, उसका लाभ उठाकर वो वापस सत्ता में आ सकें। देखिए, बड़े अफसोस की बात यह है कि ये तमाम नीतियां अलग ढंग से इस वक्त पेश हो रही हैं, मगर ये तमाम नीतियां कांग्रेस ने ही बनाई थी, और कांग्रेस जानती थी कि हम एक नॉक पॉइंट पर चले जाएंगे, और नॉक पॉइंट पर जाकर उन्होंने सत्ता को छोड़ दिया। उसके बाद जिस तरह से समझाया राघवन ने आज कहा है, गवर्नर जो एक्स गवर्नर है, उन्होंने राघवन का एक बयान है, उसमें बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मैंने इस तरीके से लागू करने से मना किया था। सरकार फिर भी, प्रधानमंत्री फिर भी सलाहकारों के झांसे में आ गए। इस शब्द को आप समझिए। अब ये मैं नहीं जानता कि वो जो है सलाहकारों के झांसे में आ गए कि एजेंसी के झांसों में आ गए या जो भी गए। यानी राघवन का कहना यह है कि प्रधानमंत्री को इस नीति के प्रति बरगलाया गया है। तो आज अगर एक एक्स गवर्नर इतना बड़ा सवाल उठा रहा है, तो निश्चित रूप से जो मैंने पहले इसमें माजी में बात की है उनमें तथ्य है। वजह यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ आज आप कहते हैं कि काला धन के नाम पर ये करेंसी एक्सचेंज हो रहा है, तो ये बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। करेंसी एक्सचेंज के सीधे तरीके होते हैं, वो निकाले जा सकते हैं। अगर आप बड़े लोगों पर टैक्सेस की वसूल करने के तरीके थे, आप उस पर भी काम कर सकते थे। आवाम को, गरीबों को सड़कों पे उतारने की उसमें जरूरत नहीं थी, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कहता आया हूं कि यहूदी वो एक बिल्कुल भाई साहब, वही सवाल अभी जिस तरह से सर साहब ने जिक्र किया, इजरायली सदर जो 6 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान में हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वक्त तो ज्यादा नहीं है हमारे पास, मैं चाहूंगा कि आप सब जानते हैं कि इजराइल का तमाम दुनिया में विरोध इस बात से होता है कि वो बेरहम है, वो बच्चों पर बमबारी करके जो है वो पॉपकॉर्न खाते हैं और तमाशा बिल्कुल एक ऐसे तमाशबीन की तरह देखते हैं जैसे वो कोई हंसी मजाक की फिल्म देख रहे हों। उसी तरह हिंदुस्तान की उनकी एडवाइस पर ही इस नीति को जो लागू किया गया है, आज हिंदुस्तान के रोते बिलखते गरीब लोग जो है सड़कों पर, मजदूर लोग, क्या आप समझते हैं कि ये इस मामले से इजराइल का ताल्लुक है? अरे साहब, मैंने वादे किया है, आपको नोट करनी चाहिए थी मेरी बात को। रिपीट करता हूं, मैं चुनौती देता हूं आपको। मैंने कहा आज इसी चीज के एग्रीमेंट को, करेंसी डबल टैक्सेशन, इसकी एडवाइस के एग्रीमेंट किया गया है इजराइल के साथ में। आप चाहिए अभी नोट करके आवाम को दिखाइए। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। पहले नंबर पर आप देखेंगे इजराइल के साथ जितनी संधियां हुई है उसमें सबसे पहले इसी का नंबर है। आप क्या बात करते हैं? ये मतलब आप, इतनी मामूली बात नहीं है कि ये कोई एक सिर्फ करेंसी एक्सचेंज और ब्लैक मनी निकाली जा रही है। ये बाकायदा हिंदुस्तान की आवाम को एक सिकंजे में जकड़ने का तरीका है, और इनमें आने वाले दिनों में कंपनीज के राज की तरह जिस तरह से इतने प्रावधान इस सरकार ने किए गए हैं, वजह यह है, खुशकिस्मती कहूंगा नरेंद्र मोदी की, कि उसके समर्थक इस कदर ब्लाइंड हैं कि शायद ब्लाइंड भी उतना ब्लाइंड नहीं होता। तो ये बात ये आपको नोट करो, दोबारा फिर रिपीट करता हूं कि नरेंद्र मोदी की बड़े खुशकिस्मत प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनके समर्थक इतने ब्लाइंड हैं कि ब्लाइंड भी उतना ब्लाइंड नहीं होता। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने किसानों की जमीन में जो एक जमींदारी एक्ट को दोबारा से लागू कर दिया कि दुनिया की कोई भी कंपनी हिंदुस्तान में आएगी और वो आने के बाद जो है वो यहाँ बड़ी से बड़ी किसानों की जमीन को एक्वायर कर लेगी, और उसके बाद ये अगला कदम जो होगा वो फूड सिक्योरिटी का होगा। फूड सिक्योरिटी के जरिए किसानों को मजबूर कर दिया जाएगा कि वो अपनी जमीनों में कंटेंट पैरामीटर के हिसाब से नहीं उगा पाएंगे तो उनको अपनी जमीनें मॉर्गेज देनी पड़ेंगी। उसके बाद ये इजरायली कंपनी जो 1500 ज्यादा मुआहदे कर चुकी है, अपनी मर्जी से इसी हिंदुस्तान के किसानों को उनके खेत का मजदूर बनाएगी। और जिस तरह वो यूरोप में, अमेरिका में या जापान में जिस तरह की चीजों को अपनाया गया है, उसी तरह के फार्मूले पे एक बड़ी आबादी हिंदुस्तान में उनकी मजदूर और बन जाएगी। ये
गहरा षड्यंत्र है। इस गहरे षड्यंत्र में जो है लोग सिर्फ उनको ब्लैक मनी दिखाया जा रहा है, ब्लैक मनी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये टैक्सेशन और करेंसी मैनेजमेंट का एक खेल है जो हिंदुस्तान के पीठ में एक छुरी का काम करेगा, यहाँ की सभ्यता को खत्म करेगा, यहाँ के कल्चर को डिस्ट्रॉय करेगा। और यहाँ के जो आप जिस तरह से आप जो है ब्याह शादियां, यहाँ की सवाल ये नहीं है, हम सिर्फ व्यापारी नहीं है, हम कैपिटलिस्ट नहीं है, हम हिंदुस्तान है, हम समाजवादी हैं, हमारे अपने रिचुअल्स हैं, हमारी अपनी सभ्यताएं हैं। यकीनन इसी हवाले से मैं सजा साहब से पूछूंगा, आखिरी सवाल सजा साहब, 1 मिनट में जवाब चाहूंगा, क्या आप कहेंगे ये जो कुछ सूरत हाल बनी हुई है, एक जानिब अपोजिशन है, एक जानिब अवाम है, एक जानिब हुकूमत है, इस तमाम तनाजुर में अब जो मुश्किलात जो उठानी पड़ रही है वो अवाम को उठानी है, तो क्या आप समझते हैं फौरी तौर पर चंद दिनों में किस तरह की सूरत हाल होगी? क्या कुछ आसानियां हुकूमत दबाव में आते हुए कुछ फराहम करेगी अवाम के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ एक हंगामी मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म की सदारत में, जी, जिसमें गौर किया गया अवाम के मसाइल पे, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि 4,000 के बजाय 4,500 रुपये मिलेंगे, ठीक, 4,500 रुपये मिलेंगे। उसका नतीजा ये निकला कि 2,000 के बजाय 2,400 रुपये मिलेंगे। तो क्या ये राहत देने वाली बात है? ये एक। और दूसरी बात ये कि हर शहर में ये खबर आ रही है कि शादियां हैं और लोग शादियों के लिए पैसे निकाल नहीं सकते जी। तो क्या वज़ीर आज़म की तरफ से या हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में कोई हुक्मनामा जारी हुआ है? ऐसा कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ है। तो इससे तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी हुकूमत बिल्कुल हर दरमे पे उतर आई है और वो कोई सहूलत आवाम को देना नहीं चाहती, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि वो लोग ये समझ रहे हैं कि हमने जो किया वो बेहतर किया, हमने जो किया वो सही किया। तो ये सबसे बड़ी खुशफहमी कहिए या फिर गलतफहमी कहिए या फिर अहमकाना सोच है हुकूमत की, जिसका इसको आने वाले दिनों में आवाम को भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, हुकूमत को भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सजा साहब, लईक साहब और वाहिद नसीम साहब, मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन नाज़रीन, आज हमने बात की, यकीनन ये आवाम की बात थी और लोगों के मसाइल की बात थी, जो आज मसाइब और मुश्किलों से लोग गुजर रहे हैं, उस हवाले से बात थी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हुकूमत से भी सवाल उठता है, यहाँ पर आवाम पर भी सवाल है और यहाँ पर अपोजिशन पर भी सवाल है। यहाँ पर सवाल मुख्तलिफ है। अगरचे हुकूमत दावा कर रही है कि इस कदम से वो आने वाले दिनों में करप्शन पर काबू पाएगी और करप्शन का खात्मा कर देगी, काला धन सामने आएगा, मुख्तलिफ मनसूबाबंदियों का वो इजहार कर रही है, लेकिन यहाँ पर उससे सवाल ये उठता है कि आपने ये सब कुछ तो मुस्तकबिल के लिए किया है, लेकिन आज जो अवाम परेशान है इसके लिए आपने किस तरह का कदम उठाया, इसके लिए किस तरह के आपने इंतजामात किए, जबकि आज लोग मर रहे हैं, आज लोग इंतहाई परेशान हाल हैं, आज इंतहाई ऐसे वाक़यात, ऐसे मामला सामने आ रहे हैं जो यकीनन तशवीशनाक हैं। इस बारे में हुकूमत क्या कहेगी और इस तनाजुर में हुकूमत किस तरह के इक़दामात को आने वाले दिनों में या फिर फौरी तौर पर लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए किस तरह की पहल कर रही है, इस हवाले से भी सवाल है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 50 दिन तक आप इंतज़ार करें, वो इंतज़ार किस तरह का होगा और फिर आने वाले दिनों में क्या वाकई जो हुकूमत दावा कर रही है उसमें कितनी संजीदगी है, यकीनन ये भी हुकूमत खुद जानती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अवाम परेशान हाल है। अब यहाँ पर अगर देखें तो अपोजिशन जमातें अपना क्या रोल अदा कर रही हैं, ये भी बड़ी ही देखने वाली बात है कि वो किस कदर अवाम की नुमाइंदगी करना चाहते हैं और किस कदर वो अपने सियासी मफादात भी तलाश कर रहे हैं। और फिर ये भी देखने वाली बात है कि क्या वो भी कहीं खौफजदा तो नहीं है। बहुत से सवालात हैं, लेकिन इस तमाम तनाजुर में अगर परेशानी किसी को है तो वो आज हिंदुस्तान की अवाम को है। इसी के साथ हमारा खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।